इतनी हिंसा हो रही है, एक इतनी अच्छी योजना जिसको आप कह रहे हैं कि शानदार है, कारण क्या है हिंसा के पीछे? तो वो तो एक इवेंचुअलिटी है, ऐसा कभी हो भी सकता है। सेनाएं तो ट्रेन की जाती है कि अगर कभी लड़ाई हो तो काम आए। ऐसा नहीं कि सेना रोज जाकर लड़ाई कर रही होती है। तो 4 साल जो होगा लड़ाई उनको नहीं करना है। 6 महीने की ऑफिशियल ट्रेनिंग और 3.5 साल जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उनको करना क्या होता है, सुबह से शाम तक तो ड्रिल कर रहे होते हैं, सुबह से शाम तक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सुबह से शाम तक अनुशासन सीख रहे होते हैं, सुबह से शाम तक अपने आप को जब रियल कॉम्बैट होगा तो कैसी स्थिति होगी उसका मॉक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यही तो करते हैं और इसी के लिए उनको तनख्वाह मिलती है। ये जो नाम चाहे जो भी रखा हो, अग्निवीर रखा हो, अग्निपथ रखा हो, ये जो अग्निपथ वाला जो ब्रिज कोर्स जो केंद्र सरकार ने लाया, तो मैं तो आह्लादित हो गया था कि सरकार ने एक ऐसी योजना ली है कि जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता के पैसों से कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी क्षमता अगर कम होती है, आर्थिक क्षमता कम होती है तो नहीं कर पाते हैं, उनको सरकार ने एक शानदार योजना दिया। ये उम्र जो बताया ना, वयः संधि की उम्र में आप जब सीखने की बड़ी उसमें असीम क्षमता होती है सीखने की, वही तो समय होता है जो डॉक्टर इंजीनियर या जो बनना होता है बनते हैं। उस समय अगर उनको एक अवसर मिले सरकारी खर्चे पर कि वो अपने शरीर का भी निर्माण कर सकें, अच्छा भोजन मिलेगा, सेना में मिलता ही है, अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, अच्छा अनुशासन सीखने का मौका मिलेगा। 6 महीना ये काम करने के बाद किसी न किसी सेना के यूनिट के साथ काम करेंगे। जब काम करेंगे तो उनका और चरित्र में विकास करने का अवसर मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात होगी जो एक आर्थिक क्षमता जो उनको प्रदान होगी, जो 30,000 रुपया जो पहले वर्ष में मिलेकर और हर वर्ष 10% 10% बढ़ाने की बात है या 10% के आसपास बढ़ाने की बात है, उसमें से 30% जो है, जैसे 30,000 में से 21,000 हाथ में मिलेगा, 9,000 जमा हो जाएगा। फिर सरकार जो है 9,000 के बदले में 9,000 वो भी अपने से मैच करेगी, या 18,000 रुपया जो अगले वर्ष फिर 10% बढ़ेगा। ऐसे करके जब तक वो पास करेंगे तो एक तो 21,000 से शुरू करके 30,000 तक पहुँचे रहेंगे। उस उम्र में कहीं कोई कमाता है क्या? पिता के पैसों को बर्बाद कर रहे होते हैं या काम में लगा रहे होते हैं। उसमें सेना में भर्ती के लिए शुरू किए गए अग्निपथ यानी कि अग्निवीर योद्धाओं के नाम पर जो सियासत है वो इस तरीके से हिंसक हो गई है कि बिहार के साथ साथ देश के कई राज्य जल रहे हैं। बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा है, कई ट्रेनों को जो है जला दिया गया है। लगातार जो भीड़ है, जो छात्र के तौर पर या फिर उपद्रवी जिसमें शामिल हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से निशाना बना रहे हैं, चाहे वो सरकारी संपत्तियां हो, खास करके रेलवे, या फिर जो केंद्र सरकार से जुड़ी संपत्तियां हैं उनकी बात करें, या फिर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं, उनके दफ्तर, उनके बड़े बड़े जो लोग हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो निशाने पर हैं। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ नेता हैं, MLC हैं सत्येंद्र राय सर, क्योंकि आप IITian भी हैं और आपने मोदी सरकार की योजनाओं को, उनकी नीतियों को बहुत पास से देखा है, उस पर रिसर्च किया है। ये योजना पहले समझाइए सरल शब्दों में कि है क्या, और अगर योजना सही है गलत है तो क्या ये जो तरीका है विरोध का ये सही मानते हैं आप? देख, पहली बात मैं परिचय दे दूं कि मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए मैं मेरी जो भी बात होगी वो निष्पक्ष होगी। मैं किसी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, केंद्र की सरकार, केंद्र के विपक्षी पार्टियां या फिर राज्य की सरकार, राज्य की विपक्षी पार्टियां, मैं किसी का वॉइस नहीं हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक भारतीय, एक बिहारी और एक मैं कहूं कि सामाजिक चिंतक के रूप में मैं अपनी बात रख रहा हूं। वर्षों से हम लोगों के मन में इच्छा थी, हम लोग जब IITian ग्रुप हम लोग बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग काफ़ी अलुमनाई हम लोग उसमें रहते हैं, तो हम लोगों ने कई बार इसकी चिंता की और डिस्कस किया कि आखिर एडोलेसेंट जो वयः संधि जिसको कहते हैं, वयः संधि की एक उम्र होती है जबकि आप सपने तो बड़े ऊंचे ऊंचे देखते हैं, आपकी नज़र जो होती है ऊंची अट्टालिकाओं पे, लेकिन कुछ ऐसे माहौल बन जाते हैं, कुछ ऐसा संगत बन जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि नज़रें होती हैं ऊंची अट्टालिकाओं पे चले जाते हैं रसातल की ओर, क्योंकि जो प्राप्त करने का आपने मार्ग चुना है वो मार्ग आपको सातल की ओर लेकर चला जाता है। तो ये चरित्र निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण कहिए कालखंड किसी व्यक्ति के जीवन में होता है तो वो होता है वयः संधि का। जो जब और हम लोग हमेशा सोचते थे कि क्या कभी हमारी सरकार इस पर काम करेगी, क्योंकि देखिए जितना जनसंख्या का दबाव है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में,
और जिस तरह से हर कोई तो प्राइवेट शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबके के जो युवा आते हैं, उनके लिए ये जो वया संधि जो होता है बड़ा ही ट्रॉमेटिक होता है। उनकी इच्छा नहीं होती कि वो गलत हाथों में पड़े, उनकी इच्छा नहीं होती गलत काम करें, उनकी इच्छा नहीं होती कि वो ऐसे काम करें जिसके लिए उनको कभी गर्व ना हो। लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि वो एक उम्र ऐसा होता है जो प्रभावित करने वाला उम्र होता है, किसी न किसी के प्रभाव में चले आते हैं। अभाव होता है तो स्वभाव बिगड़ता है, और फिर ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय वो सही हो। और यही कारण है कि और उसमें बहुत बड़ी आबादी जो है उस उम्र की आबादी हमारे बिहार में है। तो जहाँ जहाँ आबादी है, जहाँ जहाँ अवसर का अभाव है, वहाँ पर हम लोग चिंतित थे। हम तो, अगर मैं आपको प्रबुद्ध कह सकता हूँ, मैं IIT से पढ़ा हूँ, मैं चिंतक हूँ सामाजिक, मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी श्रेणी में जो आते हैं अगर उनको आप प्रबुद्ध कहते हो, तो हम लोगों की चिंता बनी हुई थी कि आखिर हमारी सरकार इस उम्र के बच्चों के लिए कुछ सोच क्यों नहीं रही है। अब बिहार में देखिए, मैट्रिक पास करने के बाद कोई चाहे जितना सुशासन की ढोल बजा ले, सबको पता है कि 11वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं होती है किसी सरकारी विद्यालय में। बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक कई प्राइवेट स्कूलों में भी अगर दिखाया जाता है कि 60 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो शायद 10-20 ही क्लास कर रहे होंगे, बाकी केवल फॉर्म ही भरते हैं, पढ़ाई किसी कोचिंग स्कूल में कर रहे होते हैं। तो ये जो वया संधि का कार्य जो कालखंड जो है उनके हर व्यक्ति के जीवन में, हर युवाओं के जीवन में, अगर वो अच्छे घरों से आते हैं, अच्छे घरों मतलब पैसे वालों घरों से, मेरे कहने मतलब अच्छा बुरा कोई घर नहीं होता, अगर सक्षम घरों से आते हैं तो अच्छे कोचिंग स्कूलों में भेजकर बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो छात्र उस योग्य हो ना हो, माता पिता के सपने को पूरा करने की उस तरह की उनको सुविधा मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ योग्य बच्चे जो कुछ कर सकते थे, जिनको अगर मौका मिलता तो उनके चरित्र में निखार आ सकता था, जो अपनी क्षमता का विकास कर सकते थे, वो जो है वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं या गलत धंधे में लग जाते हैं, या यूँ कहें कि बर्बाद हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, वेस्टेड एनर्जी, ऊर्जा का जो है बर्बाद हो जाता है। उनको कहीं ना कहीं एक रास्ता देने का, उनको एक भविष्य दिखाने का, उनको एक तरह से तैयार करने की ज़रूरत थी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार ही नहीं, मैं राज्य सरकारों से भी अपेक्षा कर रहा था कि इस तरह के कुछ ब्रिज कोर्स लेके आएंगे। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई जाकर जो है सो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स पढ़े या इंजीनियरिंग या मेडिसिन ही पढ़े या कुछ और पढ़े। ब्रिज कोर्स लेके आए जहाँ पर कि एक तरह का चरित्र का निर्माण भी हो और साथ में वो कार्य के योग्य बन सके। ये जो नाम चाहे जो भी रखा हो, अग्निवीर रखा हो, अग्निपथ रखा हो, ये जो अग्निपथ वाला जो ब्रिज कोर्स जो केंद्र सरकार ने लाया, तो मैं तो आह्लादित हो गया था कि सरकार ने एक ऐसी योजना ली है कि जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता के पैसों से कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी क्षमता अगर कम होती है, आर्थिक क्षमता कम होती है तो नहीं कर पाते हैं, उनको सरकार ने एक शानदार योजना दिया कि आप आइए, आप अग्निवीर बनिए और इस अग्निपथ के कार्यक्रम में शामिल होइए। सरकार अपने खर्चे से आपको फिजिकल ट्रेनिंग में देगी, यानी कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहने की अपेक्षा रहती है। तो एक स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, एक अनुशासित चरित्र का निर्माण हो, और ये उम्र जो बताया ना, वया संधि की उम्र में आप जब सीखने की बड़ी उसमें असीम क्षमता होती है सीखने की, वही तो समय होता है जो डॉक्टर इंजीनियर या जो बनना होता है बनते हैं। उस समय अगर उनको एक अवसर मिले सरकारी खर्चे पर कि वो अपने शरीर का भी निर्माण कर सकें, अच्छा भोजन मिलेगा, सेना में मिलता ही है, अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, अच्छा अनुशासन सीखने का मौका मिलेगा। 6 महीना ये काम करने के बाद किसी न किसी सेना के यूनिट के साथ काम करेंगे। जब काम करेंगे तो उनका और चरित्र में विकास करने का अवसर मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात होगी जो एक आर्थिक क्षमता जो उनको प्रदान होगी, जो 30,000 रुपया जो पहले वर्ष में मिलेकर और हर वर्ष 10% 10% बढ़ाने की बात है, या 10% के आसपास बढ़ाने की बात है, उसमें से 30% जो है, जैसे 30,000 में से 21,000 हाथ में मिलेगा, 9,000 जमा हो जाएगा, फिर सरकार जो है 9,000 के बदले में 9,000 वो भी अपने से मैच करेगी, या 18,000 रुपया जो अगले वर्ष फिर 10% बढ़ेगा। ऐसे करके जब तक वो पास करेंगे तो एक तो 21,000 से शुरू करके 30,000 तक पहुँचे रहेंगे। उस उम्र में कहीं कोई कमाता है क्या? पिता के पैसों को बर्बाद कर रहे होते हैं या काम में लगा रहे होते हैं, उसमें वो अपनी आमदनी कर रहे हैं। और जब वो 4 साल बाद इससे मुक्त हो रहे हैं, मैं रिटायर करना, रिटायर इज़ नॉट द राइट वर्ड, जो लोग कहते हैं कि उस रिटायर हो रहा है, रिटायर नहीं हो रहा है, जब वो अग्निवीर नहीं रहते,
मैंने अब अग्निवीर का उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है, उनको चाहे जो नाम दिया जाए, अग्नि योद्धा कहा जाए, जो भी कहा जाए। 4 वर्ष बाद जब योद्धा बन के निकलते हैं, उसमें उनकी उम्र 22 से 25 के बीच होती है। अगर 17.5 से 21 में भर्ती होते हैं तो 22 से 25 की उम्र में निकलते हैं। अर्थात जब कोई ग्रेजुएशन कर रहा होता है, कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या साइंस ग्रेजुएट या मेडिकल साइंस का ग्रेजुएट बन रहा होता है, उस समय वो भी ठीक है मैट्रिक के बाद चले गए थे तो वो इंटर की डिग्री लेके निकलते हैं, +2 के सर्टिफिकेट दे रहा है, हाथ में 11,70,000 रुपया होता है। पिछले 4 वर्षों से 3-4-5 लाख रुपए हर वर्ष कमा रहे होते हैं। यदि घर में न देना पड़े, क्योंकि उस उम्र में घर में देना तो पड़ता नहीं है, माता पिता को थोड़ी बहुत ज़रूरत हो तो हो, अगर उस पैसे को भी संचित करके रखें तो उनके पास उसमें 40-50 लाख रुपए का एक दम होता है। अब उनके पास 3 रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता खुलता है कि अपने आप को उद्यमी बना लें, क्योंकि वो ट्रेंड भी हो गए हैं, उनके अंदर आत्मबल भी आ गया, आत्मविश्वास भी आ गया है, और उनके पास अपनी कमाई हुई एक पूंजी है जो कि मैचिंग सीड कैपिटल के रूप में काम करता है। और चूंकि अग्नि योद्धा के रूप में उनको सरकार सर्टिफाई कर चुकी है, बैंक भी उनके प्रति ज़्यादा उदार होंगे, या बैंकों के सरकार भी ऐसी नीति भी लेके आई है, नीति लेकर आएगी कि बैंक उनको ज़्यादा तवज्जो दे उनको स्वरोजगार के लिए, तो स्वरोजगार तो करेंगे और दूसरे के रोजगार भी सृष्टि करेंगे। ये तो पहली सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं तो कहता हूँ कि सेना में जाने से अधिक एक तैयार नागरिक का आकर समाज में योगदान देने का बनना, और साथ में वो अपनी कमाई हुई पूंजी से अपने जीवन को एक नया रूप दे सकता है, ये मेरा सपना था। क्योंकि मैं उद्यमी रहा हूँ, मैं अगर मुझे ये मौका मिला रहा होता शायद मैं IIT में नहीं जाता, मैं ऐसा उद्यमी बन के निकलता, और 4-5 साल की नौकरी के बाद या 4-5 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं उस पूंजी से उद्योग की शुरुआत करता, मुझे जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर आप सही में अगर चाहते हैं कि नहीं मैं सेना में ही रहूँ, मैं देश की सेवा करूँ, देशभक्त अगर अपने अंदर आपके अंदर है जज्बा, तो आप 25-30% लोग जो हैं वो सेना में सीधे ले लिए जाएंगे। आपके 4 साल की ट्रेनिंग है। अभी क्या करते हैं लोग, बहुत से आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। ये आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहली बार सुना हूँ। आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है सड़क, और पिता बड़ा रुपया भी खर्च करते हैं, कई लोग ज़मीन बेच के, कई लोग कर्ज लेकर अपने बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। इसका पता चलता है कि ज्वाइनिंग के समय आकर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला कहता है कि नहीं इसका मेडिकल पास कराने के लिए इतना लाख रुपया चाहिए, उतना लाख, सारे खेल होते हैं, ये हम सब देखते हैं अपनी आंखों के सामने। और रोजगार चूँकि मिल रहा होता तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। उस खेल से बच्चे बच जाएंगे। कहाँ पिता का रुपया खर्च कर रहे होते, तहाँ वो उल्टे लेकर आए। आज वो तैयार हैं आर्मी के सबसे ऊंचे मानकों को पूरा करने के लिए, उनके पास में प्रशिक्षण है, तो सीधे आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। या अगर वो चूज करे कि नहीं मुझे आर्म्ड फोर्सेज में न जाकर मुझे सेंटर के जो है जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज कहते हैं, CAPF कहते हैं, जिसमें CISF है, CRPF है, BSF है, वगैरह वगैरह, आपको बहुत से हैं पता ही है, ITBP है, असम राइफल्स है, और भी बहुत सारे हैं, उसमें जा सकते हैं। पुलिस बलों में पुलिस आज आप चुनते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, उतनी अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होती है हर राज्यों में पुलिस के लिए। आपके पास देखिए सैफ कितना कारगर हुआ था, नक्सलियों की लड़ाई में सैफ कितना कारगर हुआ था। तो जो अधेड़ आते थे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्मी मैन या मिलिट्री मैन, तो अधेड़ आकर उन्होंने इतना अच्छा नक्सल की लड़ाई लड़ी सैफ में जाकर। तो आज अगर ये 22 से 25 वर्ष के युवा जो कि ऊर्जा से परिपूर्ण हो, पूरी तरह से ट्रेंड हो, आर्म्ड कम्बैट में ट्रेंड हो, वैसे लोग अगर आके पुलिस फोर्स ज्वाइन करें तो पुलिस कितना सशक्त होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है अपने पुलिस बल के लिए शानदार ट्रेंड लड़के मिलेंगे, ट्रेंड युवा मिलेंगे। ये तीसरा हो सकता है। और जैसा मैंने बताया स्वरोजगार तो एक है ही। इसके अलावा चौथा जो सबसे बड़ा मार्ग खुलता है, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं वैसा एक एम्प्लॉयर हूँ। हम लोग केवल इंजीनियर एम्प्लॉय नहीं करते और मैनेजर एम्प्लॉय नहीं करते अपने कंपनियों में, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलाते हैं। हमें बहुत से ऐसे युवाओं की ज़रूरत होती है जो सुपरवाइजरी रोल में या जूनियर मैनेजमेंट रोल में शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, और पूरे मेहनत के साथ में काम कर सकें। हमें तो ऐसे बच्चे जो मिलेंगे ना, ये जो अग्नि योद्धा जिनको कहते हैं, तो हमको तो जितने मिलेंगे उन सबको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ आप अदानी अंबानी की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि छोटे छोटे यूनिट जो हैं वो प्राथमिकता से इन लड़कों को, इन युवाओं को रिक्रूट करेंगे। तो ये जो
आज जो अग्निवीर बनाने का जो अग्निपथ कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, यह 46,000 का है साल का। हम तो कहते हैं 4,60,000 साल का भी लेंगे तो इसमें से कोई अनएम्प्लॉयड रहने वाला नहीं है। सर, जब सब कुछ इतना बढ़िया है, आपने इतनी तरह के नहीं, रोहित जी मुझे एक मौका दीजिए, जी मैं बात पूरी करूँ। मैं कह रहा हूँ, इसको आप ये क्यों मानते हैं कि सेना में नौकरी हो रही है? ये तो एक ब्रिज कोर्स है जो कि तैयार करके केंद्र सरकार अपने खर्चे से सेना के लिए भी दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी दे रही है, पुलिस बलों के लिए भी दे रही है और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दे रही है। इसका तो स्वागत होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए अगर किसी कॉर्पोरेट हाउसेस पर अगर सेस लगाया जाए, अतिरिक्त कर लगाया जाए, तो हम देना स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप मुझे तैयार बल देने वाले हैं भविष्य में। तो 46,000 का 4,60,000 होगा, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। और इससे समाज का भी परिवर्तन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जब कभी भी सरकार को ऐसी कोई स्थिति आ गई कि आंतरिक या बाह्य कोई युद्ध की स्थिति हो गई या सुरक्षा की स्थिति हो गई, तो आखिर ये युवा जो तैयार युवा होंगे वो सरकार के ज़्यादा काम आएंगे, देश के ज़्यादा काम आएंगे। तो वो तो एक इवेंचुअलिटी है, ऐसा कभी हो भी सकता है। सेनाएं तो ट्रेन की जाती है कि अगर कभी लड़ाई हो तो काम आए। ऐसा नहीं कि सेना रोज जाकर लड़ाई कर रही होती है। तो 4 साल जो होगा लड़ाई उनको नहीं करना है, 6 महीने की ऑफिशियल ट्रेनिंग और 3.5 साल जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उनको करना क्या होता है? सुबह से शाम तक तो ड्रिल कर रहे होते हैं, सुबह से शाम तक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सुबह से शाम तक अनुशासन सीख रहे होते हैं, सुबह से शाम तक अपने आप को जब रियल कॉम्बैट होगा तो कैसी स्थिति होगी उसका मॉक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यही तो करते हैं और इसी के लिए उनको तनख्वाह मिलती है, इसी के लिए उनको तैयार किया जाता है। इतनी अच्छी योजना का इतना गलत चित्रण, मुझे सबसे बड़ा ऐतराज इसी बात पर है। तो हुआ क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी इसकी खूबियां गिनवाई, कहा कि सशक्त भारत, आखिर तो फेल कौन हुआ? क्या केंद्र सरकार, क्या जिन लोगों ने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया देश के सामने वो सही से नहीं बता पाए, या फिर जो उसके बाद स्थितियां बनी बिहार जैसे राज्य से, क्योंकि आप आते हैं, इस बिहार जैसे राज्य से ही पूरा हिंसा की शुरुआत हुई, देश के अधिकांश राज्यों में पहुंच चुका है। तो ये अगर इतनी कारगर योजना है तो फिर क्या इसको सही से या सही वक्त नहीं था ये, या सही से इसको सरकार प्रेजेंट नहीं कर पाई? कमी क्या लगती है? क्यों ये इतनी हिंसा हो रही है? एक इतनी अच्छी योजना जिसको आप कह रहे हैं कि शानदार है, कारण क्या है हिंसा के पीछे? पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ा सुंदर मुझे शब्द सुनने को मिल रहा है, विश्वास में नहीं लिया गया। अरे भाई, इसी जनता ने चुनकर एक सरकार बनाई है, चाहे जिसकी सरकार में, सरकार के पक्ष में विपक्ष छोड़ दीजिए, मैं तो निष्पक्ष हूँ, लेकिन मैं विपक्ष में भी होता तो क्या मैं कहता कि सरकार जनता की चुनी हुई नहीं है? तो जनता की चुनी सरकार जनता के लिए कोई निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से जनता ने तो पहले ही विश्वास दे दिया है कि आप निर्णय लीजिए। क्या हर योजना को जानने के पहले रेफरेंडम होगा? लोगों से पूछा जाए कि ऐसी योजना बनाने की सोच रहा हूँ, आपका क्या विचार है महादेव, जरा बताइए हमें। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये जब किसी कानून लाए गए तो पर भी विश्वास में नहीं लिया गया। अरे ठीक है, मानता हूँ यार, पंजाब हरियाणा के चंद लुटेरों को विश्वास में नहीं लिया गया था तो उसने वो कानून को वापस देना पड़ गया। आज वही हाल इसका हुआ है। जिन युवाओं को इससे लाभ होना है वो तो सड़क पे नहीं थे। मुझे कोई 17, 18 साल, 19 साल का लड़का नहीं दिखा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो क्या रहा है। ये जो लोग पत्थरबाजी कर, जो आगजनी कर रहे थे, वो ट्रेंड राजनी करने वाले लोग थे जो उपद्रव कर रहे थे। उन्हें मौका मिला था, उन्हें कुछ लोग उकसा रहे थे, कुछ उनको फंड कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। मैं नहीं कहता कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन देखकर वीडियो फुटेज देख कर लग रहा था कि ये 17, 18, 19 साल के बच्चे नहीं हैं जो अचानक लगा कि मेरा भविष्य अंधकार में हो गया है। उनको तो पता भी नहीं उनका भविष्य में क्या है। ये सब परिपक्व लोग थे, अधिकांश जो दिख रहे थे, जिनको मजा आ रहा था उपद्रव करके। पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड शब्द जो है बड़ा इतना क्रूड हो गया शब्द। वो कोई मोटिवेटेड नहीं होता है, पॉलिटिकली ड्रिवन होते हैं लोग। कोई मोटिवेशन को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करता है। आजकल किसी न किसी के प्रभाव में आकर पॉलिटिक्स होता है। निश्चित रूप से पॉलिटिकली ड्रिवन लोग थे। निश्चित रूप से मैं नाम लेना नहीं चाहता दलों का, लेकिन विपक्षी दलों ने अपनी जिम्मेवारी को यहाँ पर त्याग किया। और जिस तरह घटनाएं घटी, दानापुर में क्या दिख नहीं रहा था किसके लोग थे? आप तो वहाँ थे ना, साफ दिख नहीं रहा था कि ये लोग कौन थे। क्या उसमें एक भी 17.5 से 21 साल का युवा था क्या? ये सब मजे हुए बदमाश थे जो ये काम कर रहे थे। यहाँ तक कि आरपीएफ को हिम्मत नहीं होती उनके सामने जाए। आखिर क्या हुआ ये?